अगर आप लखनऊ, उसकी तारीख़ और उसके माज़ी में होने वाले दिलचस्प वाक़यात के बारे में जानना चाहते हैं और साथ ही लखनऊ की दिन ब दिन बदलती हुई शक्ल और हालात के बारे में भी मुतार्रिफ़ होना चाहते हैं, तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़हमत गवारा करें और साथ लगे बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाए। आसिफुद्दौला और उनके जानशीन सआदत अली खां के ज़माने तक अवध मुग़ल सल्तनत का एक सूबा था। यहाँ के हुक्मरान सल्तनत मुग़लिया की तरफ से इस पर हुकूमत करते थे और मुग़ल बादशाह के नायब की हैसियत से इनका लक़ब नवाब वज़ीर था। उसूलन उन्हें मुग़ल बादशाह के चश्म और अब्रू के इशारे पर चलना था, लेकिन अब ये नियाबत फ़क़त बराए नाम थी। हकीकतन अवध के हुक्मरान खुद को दिल्ली से आए हुए अहकाम और हिदायत का पाबंद नहीं समझते थे। इस सूरत हाल के जिम्मेदार एक हद तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज ओहदेदार थे, जो नवाब वजीर और बादशाह दिल्ली के दरमियान हायल हो गए थे और पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करने का खामोश तहिया कर चुके थे। इस मकसद को हासिल करने के लिए वो निहायत मुनज़्ज़म और मुकम्मल मंसूबा बनाकर बड़ी होशियारी, चालाकी, अय्यारी और मक्कारी के साथ अमल कर रहे थे और बादशाह और नवाब के दरमियान बढ़ती हुई बेताल्लुकी इन्हीं मंसूबों का एक जुज थी। दिल्ली अब भी हिंदुस्तान का दारुल सल्तनत और मुगल बादशाह अब भी हिंदुस्तान का शहंशाह था, लेकिन अब उसकी हैसियत शाह शतरंज से ज्यादा न थी। दिल्ली की मरकजियत खत्म हो चुकी थी और मुगलों की बादशाहत खत्म हो रही थी। इस तनज़्ज़ुल का सबब अंग्रेजों की दखल दर माकूलात के अलावा ये भी था कि खुद मुगल हुक्मरान वो खून खो चुके थे जो तैमूर से लेकर बाबर और बाबर से लेकर औरंगजेब की रगों में दौड़ता रहा था। मुगलान आजम के जानशीन बज़ पर रज़्म को कुर्बान कर चुके थे। इनकी फालियत खत्म हो चुकी थी। उनकी जुम्बिशें कठपुतलियों की तरह थी, जिनकी डोरियां अंग्रेजों, सैयदों, मराठों और जाटों, रोहिलियों सभी के हाथों में आती रहती थी और इनके बाजीगरों में अपने फन के सबसे ज्यादा माहिर और होशियार अंग्रेज थे, जो धीरे धीरे पूरे मुल्क की सियासत पर छाते जा रहे थे। आइए अब जानते हैं कि 1857 के पहले कौन कौन सी बगावत हुई। सबसे पहले फकीर बगावत का जिक्र करना जरूरी है। ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने टैक्स, ताकत और अय्यारी से भारत को गुलाम बनाया और उसे जी भर कर हर तरह से लूटा और इस लूट के खिलाफ भारत की आवाम जगह जगह पर लगातार समय 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 पर मुख्तलिफ शक्लों में उतर आई। सन्यासी विद्रोह और उसका पहला एक मुकम्मल कोशिश थी। ये बगावत 1763 में बिहार और बंगाल में शुरू हुई और 17 साल जबरदस्त दमन के बावजूद चलती रही। इसमें किसान, फकीर, मुगल सेना के बेकार सिपाही और तबाह बर्बाद कारीगर थे और इस बगावत को लीड करने वालों में ये लोग थे। सबसे पहले तो मजनू शाह, मूसा शाह, चिराग अली, भवानी पाठक, देवी चौधरानी, कृपानाथ, नूरुल मोहम्मद, पीताम्बर, अनूप नारायण, श्रीनिवास, रामानंद गोसाई। बगावत पटना से लेकर असम के मेमन सिंह जिले तक फैली हुई थी। रंगपुर को अपना मरकज बनाकर मजनू शाह कई वर्षों तक यानी कई सालों तक घूम घूम कर बगावत को चलाते रहे। उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी, पर दिसंबर 29, 1786 ईस्वी को वो घेरा तोड़कर निकलने में घायल हो गए और इस बगावत के सबसे खास हीरो की मौत हो गई। भवानी पाठक भी मारे गए, देवी चौधरानी लापता हो गई। फैरागुल शाह ने मूसा शाह की आपसी दुश्मनी में हत्या कर दी। बिहार और अवध की सीमा पर स्थित माखनपुर गांव के मजनू शाह बिहार में इस बगावत के लीडर्स में थे और एक वक्त ये था कि इन बागियों में तकरीबन 50,000 तक आवाम शामिल थी। बिहार में पूर्णिया, भागलपुर, चंपारण और
सारण इस बगावत के खास मरकज थे। इस विद्रोह का चित्रण भिन्न निष्कर्ष सहित बंकिम चंद्र ने अपने नावल आनंद मठ में किया है। वे सरकारी अफसर थे। अंग्रेजों को नाराज करने की कुव्वत उनमें न थी, इसलिए बगावत के एम को यानी मकसद को बदलकर अंग्रेजों के जुल्म सितम से बच गए। इस कमी के बावजूद आनंद मठ रेवोल्यूशनरीज का या राष्ट्रवादियों का एक आदर्श बन गया और उसका गीत वंदे मातरम उनका एक मशहूर गाना बन गया। हजारों लोग नारा लगाते हुए फांसी पर झूल गए। इस बगावत में हिंदू मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। ये एक जबरदस्त। अब इसके बाद मोदिनीपुर और धाल भूमि का विद्रोह, जो 1766 से 1770 तक चला। ये मुख्यतः बागदी और पाइक चुआड़ों का विद्रोह था। इस विद्रोह के दौरान बंगाल के किसानों और अंग्रेज सौदागरों के बीच आर्म्ड संघर्ष हुआ। संघर्ष का पूरा क्षेत्र जंगल महाल था। इसका इसकी रहनुमाई शोभा सिंह और रहीम खां ने किया था। रहीम खां उड़ीसा के सरदार थे। मुगल शासन के जमींदार रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम करते थे। मुगल हुकूमत के पतन के बाद बंगाल महाल के जमींदार अपने को आजाद महसूस करने लगे। जब अंग्रेज सौदागरों ने उन्हें अपना गुलाम बनाना चाहा, तब वे अपनी छोटी छोटी सेना लेकर अंग्रेजों से भिड़ गए। जब घाटशिला के जमींदार ने उनकी हुकूमत सभी मंजूर नहीं की, तब अंग्रेजों ने उनको कुचलने का सहारा लिया। जंगल के बागियों ने और वहां के रहने वालों ने बागियों का साथ दिया। वे बर्रे के झुंड की तरह अपनी तीरों से अंग्रेजों को जख्मी कर देते थे। अंग्रेज बेहाल हो गए और 1777 ईस्वी में अंग्रेज हाकिमों को धाल भूमि के पुराने शासकों यानी हाकिमों को बहाल करना पड़ा और उनके नेता को अपना राजा मंजूर करना पड़ा। 1767 ईस्वी से 68 तक शमशेर गाजी की बगावत, ये त्रिपुरा के किसानों का एक मजबूत और जबरदस्त बगावत थी। ये बगावत सामंतशाही और साम्राज्यशाही दोनों के खिलाफ थी और इस बगावत का मरकज त्रिपुरा के पास मौजूद रोशनाबाद परगना था। ये इलाका अब बांग्लादेश में है। त्रिपुरा की सीमा के पास मौजूद शमशेर नगर आज भी इस बगावत के जबरदस्त नेता की याद दिलाता है। शमशेर गाजी जमींदार नासिर मोहम्मद के क्रीत दास थे। वे मामूली शारीरिक शक्ति और मगर तेज दिमाग वाले थे। किसानों की बदहाली, गरीबी और उन पर होने वाले जुल्म सितम को देख रहे थे। उन्होंने हिम्मत वाले और नौजवान ताकतवर लोगों का एक ग्रोह बनाना शुरू किया। उन्होंने जमींदार नासिर मोहम्मद पर चढ़ाई कर और उनके बेटे सहित उसे मार दिया और उसकी बेटी से शादी कर ली। उन्होंने 6000 सेना सहित त्रिपुरा राज की राजधानी उदयपुर पर भी हमला कर दिया और वहां के राजा को हरा कर इनका मंत्री रामधन विश्वास था। गंगा गोविंद दीवान और हरिहर नायक दीवान थे। शमशेर गाजी ने आवाम की भलाई के बहुत से काम किए थे। ये वक्त वक्त पर धनी और आदमियों के घरों को लूटकर उस धन को गरीबों में बांट देते थे। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने त्रिपुरा के राजा कृष्ण माणिक का साथ दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से बड़ी फौज दमन करने के लिए भेजी। ये सेना मॉडर्न हथियारों से लैस थी। शमशेर बहादुर बहुत बहादुरी से लड़े लेकिन हार गए। नवाब ने 1768 ईस्वी में उन्हें तोप से बांधकर उड़ा दिया। ये किसानों को आजादी की राह दिखाकर शहीद हो गए। बड़े जमींदार और अंग्रेज के खिलाफ ये जन विद्रोह था जिसका नायक एक छोटा जमींदार था।
संदीप के किसानों का विद्रोह जो 1700 से 1870 तक। चटगांव जिले के सामने संदीप बांग्लादेश की मुख्य भूमि से 20 मील दूर छोटे बड़े द्वीपों का एक ग्रुप है। यहाँ के 80% लोग मुसलमान और बाकी 20% जोगी, मल्ला, सूत्रधार, बेहरा, भुईमाली, कर्मकार वगैरह श्रमजीवी यानी मेहनत करने वाले हिंदू थे। सभी किसान थे। विद्रोह करने वाले जनता का यही कृषक समूह था और इनका लीडर दिलावर खान था। ये एक धनी मुसलमान के दास थे। बड़े होने पर किसानों की सेना बनाकर संदीप को आजाद कर 50 साल तक वहां पर हुकूमत की। इनके बाद इनका दामाद चांद खां राजा हुआ। चांद खां के पोते अबू तोराब चौधरी ने अंग्रेजों और उनके अहदार गोकुल घोषाल का युद्ध हुआ। 1766 ईस्वी के बीच कैप्टन मलकिंग से अबू तुराब का युद्ध हुआ और वे मारे गए। 30 बरस के अत्याचार के बाद 1769 ईस्वी में पुनः विद्रोह फूट पड़ा। कंपनी की सेना ने बगावत को खून की दरिया में डुबो दिया, लेकिन विद्रोह रुक रुक कर फिर फूटा और वो 1870 ईस्वी तक चलता रहा। 1819 में उसके लीडर गोविंद चरण चौधरी थे। 1870 में इसका नेतृत्व मुंशी चांद मियां ने किया। इस समय संदीप का मालिक एचिला करजन नामक अंग्रेज था। आखिर में ऊब कर करजन को भागना पड़ा। संदीप के किसान अपने संगठन के बलबूते थोड़ी राहत और मुक्ति यानी आजादी प्राप्त कर। फिर आया जुलाहों का विद्रोह यानी बुनकर विद्रोह या जुलाहों की बगावत जो 1770 से 1800 तक चली। इस बगावत का इलाका नदिया से लेकर बनारस तक फैला था। प्लासी के युद्ध के समय अकेले बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 10 लाख जुलाहे थे। प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बुनकरों को अपनी कंपनी के लिए कपड़ा बुनने के लिए मजबूर कर दिया। 19 जुलाई 1786 ईस्वी को 21 रेगुलेशन पास कर जुलाहों को और उनके कारोबार को अंग्रेजों ने अपने अधीन कर अपनी मुट्ठी में ले लिया और बहुत से कानून और पाबंदियां और सजा की व्यवस्था जुलाहों की बर्बादी की वजह बन गए। आजाद होकर माल बेचने की उनकी आजादी छीन ली गई। उन्होंने बगावत कर दी। हुकूमत के बलबूते जुलाहों का विद्रोह दबा दिया गया। प्रतिरोध युद्ध में हारकर जुलाहों ने कारीगरी बुनकरी का काम छोड़ दिया। अब वे खेत मजदूर बनने को मजबूर हो गए। खेती पर बढ़ती आबादी से अलग किस्म का बेचैनी और बगावत की जमीन खड़ी हो गई। जो भारत पहले दुनिया भर में अपने कपड़ों के लिए मशहूर था, वो अब विदेशी कंपनी का बाजार बन गया। ये भी भारत को साम्राज्यवाद से प्राप्त देन है, जिसका क्योंकि भारत के रेशमी कपड़े के साथ मुकाबला करने में इंग्लैंड के कारीगर और व्यवसायी नहीं ठहर पाते थे। इसलिए ब्रिटेन ने भारतीय कपड़ों के खिलाफ 1735 ईस्वी में से ही लगातार स्वदेशी आंदोलन चलाया गया और भारत के कारीगरों को 1770 ईस्वी तक अंग्रेज व्यवसायियों के यहाँ मात्र 1 आना 3 पाई पर मजदूरी करने को मजबूर किया गया। कारीगर काम छोड़कर भाग गए। अंग्रेज सौदागरों ने राजसत्ता का इस्तेमाल कर कारीगरों की आवाज जबरदस्ती ताकत के साथ बंद कर दी। 1857 ईस्वी का महाविद्रोह यानी बगावत या गदर या म्यूटिनी इन सब जुल्म का एक प्रति उत्तर था। चकमा बगावत 1776 से 1789 तक। अंग्रेजों के खिलाफ बिहार में नौनिया का विद्रोह, मोदनीपुर और खुलना में नमक कारीगरों का विद्रोह, बंगाल में अफीम किसानों के विद्रोह चल ही रहे थे कि चटगांव के पहाड़ी क्षेत्र में चकमा किसानों का विद्रोह शेर दौलत और रामू खान के नेतृत्व में फूट पड़ा।
अंग्रेज पहाड़ियों से 8 रुपए की रुई लेते थे और बदले में 2 रुपए का नमक देते थे। वे रुई और नमक को बराबर बराबर कर देते थे। ये भारी शोषण था। चकमा विद्रोहियों ने गोलादारों को लूटा और अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने का मन बनाया। अंग्रेज तोप और बंदूक से लैस थे, पर छापामार बागियों के सामने बेकार हो गए। अंग्रेजों ने उनकी आर्थिक घेराबंदी की। ये चाल कामयाब हो गई। 1882 ईस्वी में शेर दौलत खान की मौत हो गई। उनका पुत्र जान बख्श खां नेता चुना गया। फिर विद्रोह का डंका बज गया। 1883 से 1885 तक चकमा लोगों ने अंग्रेज कारोबारियों को पहाड़ों में घुसने नहीं दिया। 1887 में बगावत कुचल दी गई, पर वो 1889 ईस्वी में फिर द्वितीय शेर दौलत खां के नेतृत्व में फूट पड़ी। अंत में अंग्रेजों को आर्थिक शोषण बंद करना पड़ा और रुई की इजारेदारी खत्म करना पड़ी। रंगपुर की बगावत 1783 में। ये बगावत हिनाजपुर के बदनाम इजारेदार राजा देवी सिंह और कंपनी बहादुर के भयावह शोषण उत्पीड़न के फलस्वरूप 1847 ईस्वी में शुरू हुई। इस बगावत का नेतृत्व नूरुद्दीन ने किया। नूरुद्दीन ने दयाशील नामक चतुर किसान को सहयोगी बनाया। किसानों ने लगान वसूल करने वालों को मार भगाया। रंगपुर, कूच बिहार और दिनाजपुर के किसानों की बगावत में शामिल हो जाने से ताकत मिल गई। अंग्रेजों की सेना इजारेदार की मदद में आई। दयाशील मारे गए और नूरुद्दीन घायल हो गए। चोट के कारण कुछ दिनों में ही वो इंतकाल कर गए। 22 फरवरी 1783 को अंग्रेजों ने छल से नागरिक वेश बनाकर विद्रोहियों के शिविर को घेर लिया। बाकी परास्त हो गए। उस समय गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग था, जो बहुत खूंखार और घूसखोर था। अतः देवी सिंह पर उसका हाथ था। विद्रोह के परिणाम स्वरूप देवी सिंह हटाया गया। ये विद्रोह उसके और हेस्टिंग के लूट के कारण प्रतिक्रिया के रूप में फूटा था। सुबानदिया बगावत 1792 ईस्वी। सुबानदिया पूर्वी बंगाल के बाखरगंज जिले का एक जगह है। जमींदार कंपनी सरकार को प्रसन्न करने एवं अपने ऐशो आराम के लिए किसानों से ज्यादा मालगुजारी वसूल करते थे और इसके लिए भारी भारी जुल्म करते थे। प्रतिक्रिया में किसान फकीर बुलाकी शाह के नेतृत्व में बगावती हो गए और अंग्रेज सौदागर और जमींदार के कर्मचारी को लूट लेते थे। बुलाकी शाह ने सुबानदिया में एक छोटा किला बनवाया और किसानों की फौज खड़ी की, लेकिन अंग्रेजों ने पोषित जमींदार को प्रशिक्षित फौज के सामने ज्यादा दिन नहीं टिक पाए। अनुमान किया जाता है कि वे किले से सुरक्षित निकल भागने में सफल रहे थे। किसान फिर भी लड़ते रहे। उन्होंने लगानबंदी का रास्ता अपनाया और कर्मचारियों की गुप्त रूप से हत्या जारी रखी। ये लंबे समय तक चलता रहा। ठीक संगठन, ठीक प्रशिक्षण, ठीक लक्ष्य और ठीक तरीके के अभाव में यह बगावत भी जबरदस्ती दबा दी गई। इस बगावत का नेतृत्व आगा मोहम्मद रजा और सामत सरदार राधा राम ने किया। राधा राम 1789 में जेल में डाल दिए गए। 1799 में इमाम आगा मोहम्मद रजा हार गए। उनके 90 आदमी लड़ाई में मारे गए। राजा अंतर्ध्यान हो गए। अब आया अवध का विद्रोह, जो कि वजीर अली ने 1797 में किया। अवध के नवाब आसिफुद्दौला की मौत के बाद 1797 ईस्वी में नवाब ने वजीर अली को अपना जानशीन बनाया था। वजीर अली अवध की कंपनी के चंगुल से मुक्त कराना चाहते थे। अंग्रेज चाहते थे कि जो नवाब बने वो अधिक रकम दे। वजीर अली को यह मंजूर ना हुआ। अंग्रेजों ने आसिफुद्दौला के बड़े भाई सादत अली को नवाब बना दिया। उन्हें वजीर अली में दूसरा टीपू सुल्तान नजर आ रहा था। वजीर अली को पेंशन देकर बनारस भेज दिया गया। वजीर अली ने सिंधिया, ढाका के नवाब, मुर्शिदाबाद के नवाब, टिकारी के भारद्वाज ब्राह्मण राजा मित्रजीत सिंह और अफगानिस्तान के बादशाह
जमान शाह से संपर्क किया। वजीर अली को कलकत्ता जाने का हुक्म हुआ। वजीर अली ने विद्रोह कर दिया। वजीर अली और उनके विश्वस्त वारिस अली इज्जत अली को पकड़ने पर इनाम घोषित कर दिया गया। वजीर अली नेपाल के बुटवल चले गए। उन्होंने गोरखपुर पर चढ़ाई की मगर हार गए। जयनगर के राजा ने धोखा देकर विश्वासघात कर वजीर अली को पकड़वा दिया। 15 मई 1817 को मात्र 36 वर्ष की उम्र में कैद में ही उनकी मृत्यु हो गई। वजीर अली को सारनाथ के ब्राह्मण सामंत जगत सिंह, चितईपुर के भवानी शंकर और बनारस के शिवदेव का समर्थन प्राप्त था। जगत सिंह को निर्वासित किया गया, भवानी शंकर को मृत्यु दंड दिया गया, शिवदेव लड़ाई में मारे गए। मित्रजीत सिंह एवं कुछ और जमींदार वजीर सिंह के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध बहरहाल लड़ते रहे। वजीर अली की लड़ाई का महत्व इस बात में है कि इस लड़ाई में हिंदू मुस्लिम देश विदेशी सभी शरीक थे। वजीर अली क्षमतावान एवं समझदार थे। दक्षिण भारत का सिपाही विद्रोह 1806 ईस्वी में। इस विद्रोह का समर्थन वेल्लोर दुर्ग में बंद टीपू सुल्तान के बेटों ने किया। खुद नजरबंद शाहजादा मोइजुद्दीन ने विद्रोही नेताओं को उकसाया और निशानी के तौर पर उन्हें पान दिया गया। इसमें 14 अंग्रेज अफसर और 90 गोरे सैनिक मारे गए। ये बगावत का सिलसिला 1764 ईस्वी से ही पलटन में जारी था। 1766 ईस्वी में बंगाल पलटन में दूसरा विद्रोह हुआ। 1806 का विद्रोह का नौकरी की परिस्थिति, तरक्की और इज्जत के सवाल पे हुआ। कई छावनियों में विद्रोह की चिंगारी फूटी मगर अंग्रेजों की होशियारी, फुर्ती और वक्त पर सही कदम उठा लेने की वजह से ये कामयाब नहीं हुई। नतीजतन वक्त की कमी और फैलाव के लिहाज से ये सीमित हो गया। बरेली का विद्रोह 1816 ईस्वी। इस विद्रोह के नेता मुफ्ती थे। विद्रोह का फौरी कारण पुलिस टैक्स का लगना था। विद्रोह का तर्ज बनारस के 1910 ईस्वी वाले विद्रोह की तरह था। लोगों ने हड़ताल, टैक्स बंदी का सहारा लिया। सभी वर्गों की जनता विद्रोह में शरीक थी। इंसाफ की मांग करती जनता पर जोर जबरदस्ती की गई। मुफ्ती घायल हो गए और शाहदरा पहुंचकर आजादी का हरा झंडा फहरा कर आजादी की ऐलान कर दिया। उनके समर्थन में पीलीभीत, शाहजहांपुर, रामपुर की मुस्लिम जनता 10-15 हजार के करीब जुट गई। 21 अप्रैल 1816 ईस्वी को बरेली में जबरदस्त युद्ध हुआ। शुरू की जीत के बाद असंगठित अप्रशिक्षित भीड़ की हार होने लगी और अंग्रेज सेना के पैर जमने लगे। लड़ाई में 300 बागी मारे गए, कंपनी के 21 आदमी मारे गए, 62 घायल हुए। मेर विद्रोह 1820 ईस्वी। मेर जाति के लोग राजस्थान के मेरवाड़ा में रहते हैं। इनमें से कुछ हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम। अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने 1818 ईस्वी में विद्रोह किया। अंग्रेजों को उदयपुर और जोधपुर के राजाओं ने साथ दिया। विद्रोह 1819 और 1820 में तेज हो गया। विद्रोह का क्षेत्र मेवाड़, मारवाड़ और अजमेर था। अंग्रेजों ने क्रमशः झाक, लुलवा, शामगढ़, मंडलाना, बरार, बरसवाड़ा, कोट, किरण, बागड़ी कब्जा कर लिया। रामगढ़ के युद्ध में ज्यादातर मेर नेता मारे गए, घायल हुए या पकड़े गए। 1821 ईस्वी तक ये विद्रोह दब गया। कर्नल टॉड ने मेरों की एक बटालियन बनाकर उन्हें अपने एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बना दिया। शेख दुल्ला का विद्रोह 1824 से 26 तक। ये नर्मदा तट पर नीमाड़ के प्रसिद्ध पिंडारी सरदार थे। इन्होंने अंग्रेजों को काफी परेशान किया। जनता में यह प्रचलित था कि ये रात में भी अपनी काली घोड़ी की पीठ से ना उतरते थे। लोग कहते थे, नीचे जमीन और ऊपर अल्लाह और बीच में फिर शेख दुल्ला। इनके समर्थन में बुरहानपुर के मराठा मैनेजर, पूर्वांचल में भील, पेशवा के परिवार के चिमनाजी अप्पा थे। अंग्रेजों को इन्हें दमन करने में काफी मेहनत करनी पड़ी।
इसी वक्त बंगाल के देशी पलटन में भी कम तनख्वाह, तरक्की में पक्षपात के सवाल पर बैरकपुर में विद्रोह फैला। सहारनपुर के गुर्जर और कच्छ के सामंत, भील तथा पंजाब हरियाणा के किसान अकाली, जालौन और कित्तूर में भी विद्रोह फूट पड़े। कित्तूर आजकल मैसूर में है। यहाँ देसाई ब्राह्मणों का राज था। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा की मौत धारवाड़ के जेल में हो गई। और इसी समय ओम्बरेज के पटेल और गुजरात के कोली भी विद्रोह में शामिल थे। ये 1857 का छोटा संस्करण वाला विद्रोह था। और फिर वो वक्त आया जब 1857 का जबरदस्त विद्रोह यानी अपराइजिंग या म्यूटिनी या आज़ादी की पहली लड़ाई शुरू हुई, जिसका जिक्र बाद में किया जाएगा।